एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस की जो कड़ी की आज की बातचीत है हमारी, उसको शुरू करते हैं। हमारे साथ इस क्रम में आज गुरमीत चड्ढा, मैनेजिंग पार्टनर एनसीआईओ कंप्लीट सर्कल के मौजूद हैं इस वक्त। गुरमीत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। शिखर पर नया ऑल टाइम हाई निफ्टी के लिए, बस मैं एक शुरू में छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। अभी आप निफ्टी आईटी को देखिए, अच्छा पुल बैक, एफएमसीजी में एक पुल बैक आया, एनबीएफसीज अच्छा कर रही हैं। ये बैंक्स क्यों मिस कर रहे हैं सारा का सारा एक्शन? एसबीआई थका हुआ सा एग्जैक्टली, एचडीएफसी बैंक में छोटा सा पुल बैक है, बट स्टिल बैंक निफ्टी में कुछ लीडरशिप क्राइसिस। ये बैंक्स अभी भी एक कदम दो कदम पीछे क्यों हैं? कारण क्या है? मुझे लगता नहीं कोई फंडामेंटल कारण है। आई थिंक बाजार शायद देखना चाहता है कि अर्निंग्स कैसा आएगी जुलाई की। मुझे लगता है ट्रेजरी गेन होगा। द 10 ईयर बॉन्ड ऑलरेडी 7 के नीचे आया था इस महीने। उसके अलावा जो कासा का प्रेशर है टॉप 2-3 बैंक्स में जिनका वेटेज ज्यादा है इंडेक्स में, बैंक निफ्टी आप देखिए 50,000 तो क्रॉस किया है। अपनी पिछली चर्चा हुई तो शायद 48-49,000 था। तो बेबी स्टेप्स मैं कहूंगा ले रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मिस आउट कर रहा है, जो कि अच्छा है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखें, पूरा बैंक निफ्टी आपको 16 टाइम्स अर्निंग मिलता है, निफ्टी 20 टाइम्स फॉरवर्ड है। तो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस है और सबसे बड़ा ईपीएस कंट्रीब्यूटर है। अगर आप कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी ग्रोथ देखें जो 5% के नजदीक आई है, फाइनेंशियल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो रीजन रहा है कि एफपीआई ने सेल किया है। तो मुझे लगता है जो टॉप 2-3 बैंक्स हैं जो थोड़ा, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, एसबीआई है, ये एक रेंज में कर रहे हैं। एचडीएफसी आज जरूर 1600 के ऊपर गया है, थोड़ा थोड़ा स्टेप्स लेके। बट मुझे लगता है आईसीआईसीआई का थोड़ा ऑलमोस्ट साल हो गया ये 1100 के आसपास की कंसोलिडेशन को। बट लीडरशिप में मुझे लगता है रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा आपको री रेटिंग देखने को मिलेगा। और बाजार का फोकस थोड़ा सा मुझे लगता है टीयर 2 बैंक्स और पीएसयू बैंक्स पे ज्यादा रहा है फ्लोज के हिसाब से। तो आप देखिए छोटे बैंकों में फेडरल बैंक ने एक एक वो 150 155 वाला लेवल ब्रेक किया। अभी 175 के आसपास है। उसमें अभी न्यूज आई है कि 3 सीईओज के नाम रिकमेंड किए, उसमें से मिस्टर केवीएस मनियन है, जो कोटक को बिल्ड करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। जेएनके बैंक में थोड़ा सा मूवमेंट है क्योंकि बहुत बहुत काम हो रहा है वहां पे और बहुत नीचे था। थोड़ा बहुत आपको और जो टीयर 2 बैंक्स हैं वहां मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कुछ पीएसयू बैंक्स में काफी हमने डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखी है, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो। तो मुझे लगता है थोड़ा रोटेशन होगा जैसे जैसे अर्निंग्स आएंगी। और मैं ये नहीं बोलूंगा बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट शायद बेबी स्टेप्स है। गुरमीत, जो प्रधानमंत्री के या फिर आप कह लीजिए कि सरकार के जो लेटेस्ट दो निर्णय थे, स्पेशली जिसमें से प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ाना लगभग सब्सटेंशियली, अगर आप देखें, हाई किया गया इसको। बाजार बजट या फिर इस नई सरकार की जो कामकाज की जो थीम होगी या फिर उनका जो फोकस एरिया होगा, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा है। आप सारी एनबीएफसीज को देखिए, क्या क्या मूव आ रहा है। आपका एनबीएफसीज में, और स्पेशली आई मीन जिस क्लास को मैं आई थिंक टारगेट कर रहा हूँ, दैट्स एचएफसीज, उस पर व्यू क्या है इस वक्त? काफी कंस्ट्रक्टिव अपनी बात हुई थी पिछले सप्ताह। तो मैंने आपको बोला था कि हाउसिंग पे फोकस हो सकता है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो होम फर्स्ट, पीएनबी हाउसिंग, आवास फाइनेंसर, ये हमारे पोर्टफोलियो में काफी अच्छा मूवमेंट आया है। और पिछले 1-1.5 साल से इसमें कुछ हुआ नहीं था क्योंकि निम्स प्रेशर में थे, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा हुआ था। अब बाजार को ऐसा लग रहा है कि शायद कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आएगा। तो मेरा मानना है जैसे जैसे 10 ईयर यील्ड नीचे आएगी, 7 के और नीचे आती है, और यूएस में भी यील्ड अगर और नीचे आती है, 4 के नजदीक आती है, और कॉस्ट ऑफ फंड धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, आपको यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा बजट को लेके भी मुझे लगता है पोजिशनिंग हो रही है। पीएनबी हाउसिंग हमें अच्छा लगता है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बजाज हाउसिंग का भी आईपीओ है। तो मुझे लगता है पूरा पैक शायद थोड़ा सा रीरेट हो सकता है। 15% के ऊपर आरओई है। करीबन करीबन 65,000 करोड़ की उसकी होम लोन बुक है, जिसमें से 98% रिटेल है। उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट लोन बुक अब मुश्किल से 2,000 करोड़ है, ये काफी श्रिंक करी है। पिछले साल 1.5 साल में करीबन 100 ब्रांचेस खोली है। थोड़ा सा मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट है 1.3 1.4 बुक पे। अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को देखेंगे, होम फर्स्ट पे अब जिस रेट पे बजाज हाउसिंग आ रहा है शायद 3 टाइम्स बुक है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट है। और थोड़ा सा मुझे लगता है उतना पार्टिसिपेट नहीं किया एक पीएसयू बैंक्स और पीएसयू की रिकवरी में जितना उसको करना चाहिए था। तो हम काफी काफी कंस्ट्रक्टिव है हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि मुझे लगता है बैंक का भी उसमें रोल आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा होम लोन पोर्टफोलियो है। एसबीआई का लगभग लगभग 7-8 लाख करोड़ का होम लोन पोर्टफोलियो है। 25-26 लाख करोड़ की बैलेंस शीट में एचडीएफसी का है। और थोड़ी सी ना दरें बढ़ी हैं। अगर आप लैब देखें, मैं क्योंकि ग्राउंड लेवल चेक करता हूँ, पहले 8.5 पौने 9% में बड़े लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केसेस होते थे। अभी 9.25 9.5 से कम
कहीं भी नहीं मिल रहा है और अच्छा अच्छा डिसबर्समेंट हो रहा है। सिमिलरली होम लोन में बीच में कंपटीशन देखा था हमने 830 840 पे कुछ दरें आई थी। अब एवरेज जो रेट है होम लोन का वो भी 860 870 हुआ है। तो मुझे लगता है जो एक निम प्रेशर है वो थोड़ा-सा अबेट होगा इस पोर्टफोलियो लेट क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में। इसलिए मैं जुलाई के नतीजों का जो है हमें थोड़ा इंतज़ार है। एक क्लियर पिक्चर आएगी। अच्छा, पावर कंपनियों पर आपकी क्या राय है गुरमीत? क्योंकि इस समय जो खबरें आ रही पावर मिनिस्ट्री की तरफ से, एक तो सारे कॉम्प्रिहेंसिव कदम उठाए जा रहे हैं ताकि एडिक्वेट पावर सप्लाई रहे। वीरू कुछ देर पहले बोल ही रहे थे कि किस तरह की भयानक गर्मी आपको नॉर्थ इंडिया में फेस करनी पड़ रही है। और कल यानी कि 17 जून को 89 गीगावाट की नॉर्दर्न रीजन में अकेले पावर की डिमांड थी जो पूरी तरह से फुलफिल हुई है। अब क्लियरली डिमांड अनरिलेंटिंग है। ऐसी स्थिति में हर कोई कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा पावर सप्लाई करने की। सरकार ने ये भी कह दिया है कि अगर आपके पास सरप्लस पावर है तो आप उसे जनरेटिंग मार्केट में प्लीज़ बेचना शुरू करें, ऑफर करें। ये किसके फेवर में आएगा? क्या ये प्राइमरीली आपके आईएक्स जैसे प्लेयर्स या फिर ग्रिड जो मैनेज करते हैं पावर ग्रिड एंड कंपनीज के फोकस में रखना चाहिए, या फिर टाटा पावर के लिए भी एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा? टाटा पावर, अदानी पावर एंड द लाइक्स। पूरी पूरी वैल्यू चेन में आएगा, ज़्यादा जनरेटर्स में आएगा। जैसे टाटा पावर हमारे पोर्टफोलियो में टाटा पावर और एनटीपीसी है जो पावर जनरेशन में है। और एनटीपीसी में अभी भी कंफर्ट है, लार्जेस्ट कैपेसिटी में है, इंस्टॉल्ड और जनरेशन दोनों में नंबर 1 है और दोनों थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सपेंशन कर रहा है। अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, 5-6% का डिविडेंड यील्ड है, लोअर लोअर मल्टीपल पे और रिन्यूएबल बिज़नेस को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिमर्ज करेगा तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी। पावर ग्रिड वैसे भी बहुत कंस्ट्रक्टिव स्टोरी है क्योंकि सोलर जो पैनल्स लगने हैं घर में उसके अलावा जो इन जनरल डिमांड है, जो वन स्टेट वन कंट्री की ग्रिड की बात चल रही है, करीबन-करीबन जो पोटेंशियल ऑर्डर बुक है वो 3 सवा 3 लाख करोड़ की होगी सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन की। पावर ग्रिड का लगभग 2 तिहाई मार्केट शेयर है, तो 2 लाख करोड़ की टॉप लाइन की विजिबिलिटी दिखती है यहाँ से भी। और वैल्यूएशन जैसे बोला अभी भी 18-19 टाइम्स है। थोड़ा-सा मैं एंसिलरीज़ को लेके वरीड हूँ, वैल्यूएशन बहुत तेज़ भाग गया है। चाहे वो इंसुलेटिंग कंपनीज़ हों, चाहे वो ट्रांसफार्मर कंपनीज़ हों, वो शायद कैप्चर कर रहा है बहुत हद तक गुड न्यूज़ को। आप थोड़ा लेवल 2 जाके अगर कंज्यूमर अप्लायंसेस देखना चाहेंगे क्योंकि पावर की कंटीन्यूअस डिमांड है, जैसे एसी मेकर हैं और जो कंज्यूमर अप्लायंस मेकर हैं, मुझे लगता है वहाँ पे हमारी थोड़ी नज़र ज़्यादा रहेगी क्योंकि शायद अर्निंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। वोल्टास में अभी मूवमेंट आई है लेकिन आप पिछले अगर 3-4 साल में देखेंगे तो शायद सिंगल डिजिट रिटर्न है और वापस से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। यूसीपी में वापस करीबन 19% मार्केट शेयर हुआ है और जो लॉस हुआ था ये एमपीएस में, वो अब मुझे लगता है बॉटम आउट हो गया है। ज़्यादातर जो उनके इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर हैं, वो मिडल ईस्ट से हैं, ज़्यादातर सऊदी अरेबिया से हैं, जो वहाँ पे काम चल रहा है। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट अच्छा है। तो हम थोड़ा-सा लेवल 2 जाके जैसे जो एसी मेकर्स हैं, अप्लायंस मेकर हैं, जैसे वोल्टास है, उनका बैकअप भी अब अच्छा कर रहा है, जो उनका बाकी अप्लायंसेस हैं, जो फ्रिज वगैरह और वॉशिंग मशीन वगैरह है, तो उस पे भी हमारी थोड़ी-सी नज़र है। अब इस बीच अच्छा, आईएक्स का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जो 3.5% ऊपर है। ये सरप्लस पावर जो एक्सचेंजेस पर बेचने की नसीहत सरकार ने दी है, वो स्टॉक अब और भी मोमेंटम गैदर करता हुआ। गुरमीत, आज की लिस्टिंग पर कोई कवरेज थी क्या आपकी? इक्सिगो अब नियरली 78% के गेंस दिखा रहा है। एक तगड़ी प्रीमियम पर लिस्टिंग, पियर सेट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन 165 पर कुछ फॉलो थ्रू दिखेगा क्या? हमारे रडार में है, पर थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है क्योंकि बहुत हाई अर्निंग मल्टीपल पे है। बट क्योंकि न्यू एज कंपनी है, ट्रैवल और टूरिज्म अपसाइड पे है, तो शायद हो सकता है मोमेंटम बेस्ड फायदा मिले कंपनी को, बट अच्छी कंपनी है। हमारा और चीज़ों पे नज़र, जैसे हमने इंटरग्लोब में करेक्शन आया जब जब प्रमोटर ने स्टेक बेचा और मार्केट शेयर इंडिगो का लगभग 64-65% हो गया है। आप पैसेंजर लोड फैक्टर देखिए, प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स देखिए, बहुत बहुत अच्छा है। होटल स्टॉक्स काफ़ी कंसोलिडेट किए अच्छे रन अप के बाद, चाहे वो लेमन ट्री हो, चाहे वो इंडियन होटल्स हो। वहाँ पे हमें थोड़ा-सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, तो हमने लोअर लेवल्स पे दोनों को ऐड किया। लेमन ट्री और ऐड किया 125-130 पे। इंडियन होटल्स करीबन 550 के नीचे जब आया तब थोड़ा-सा ऐड किया। तो हम दूसरे तरीके से इस पूरे प्ले को खेल रहे हैं। किसी को अभी भी है हमारे यूनिवर्स में, बट अभी तक हमने कोई एक्सपोज़र नहीं। मीनवेल इंडियन होटल्स याद रखिएगा 621.55 पे आज अपने करियर के सबसे उच्चतम स्तरों पे आता हुआ। जी हाँ,
इसने 3 अप्रैल यानी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के बाद एक बार फिर से आज इस लेवल को क्रॉस किया और ये क्लोज होता है तो ये ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। एक दो थीम और गुरमीत जी, और उसमें QSR सेगमेंट में अगर जाएँ तो जुबिलेंट फूड ने मतलब इस बार अर्निंग्स के बाद जुबिलेंट फूड का मूव वाकई काफ़ी अच्छा खासा है और अभी भी आई थिंक जहाँ ये ट्रेड कर रहा है मतलब 550 पे ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। जुबिलेंट फूड्स पे आपका टेक या फिर कुछ और ऐड इस स्पेस में किया हो कोई स्टॉक? हमारे पास पोर्टफोलियो में मिसेस बेक्टर है और वेस्ट लाइफ है। वेस्ट लाइफ इसलिए है कि जो 95% उसका रॉ मटेरियल सप्लाई चेन है वो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है, तो आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है और क्वालिटी कंट्रोल बढ़ जाता है और उसकी जो कुजीन है वो शायद ज़्यादा अफोर्डेबल है वीज़ा-वीज़ जो बाकी QSR है और एक बॉटमिंग आउट साइकिल हो गई है, मुझे ऐसा लगता है QSR में। हमने पिछले आपसे चर्चा भी की थी, आप सारे लिस्टेड QSR को ऐड करेंगे तो भी हल्दीराम से कम वैल्यूएशन पे है। मुझे लगता है काफ़ी स्कोप है वहाँ पे बढ़ने का। मिसेस बेक्टर ने ऑफ कोर्स बहुत अच्छा किया है और वो भी लिंक्ड है, सप्लाई करते हैं बन और बाकी चीज़ें वेस्ट लाइफ को, बाकी और सारे प्लेयर्स को भी। और मुझे हमें ज़ोमैटो भी अच्छा लगता है। इनफैक्ट हमें लगता है कि दोनों जो फूड डिलीवरी है और जो ब्लिंकिट है, इनफैक्ट ब्लिंकिट का वैल्यूएशन अभी कुछ फर्म्स ने फूड डिलीवरी से भी ज़्यादा दिया है और अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है दोनों रिकॉर्ड करने के बाद ज़ोमैटो में। तो हमारे पोर्टफोलियो में बेसिकली मिसेस बेक्टर, वेस्ट लाइफ और ज़ोमैटो है और हम बाकी भी जुबिलेंट को भी है और भी बर्गर किंग भी है और भी हमारी radar में, बट वैल्यूएशन वाइज और ग्रोथ वाइज हमें ये तीन तीन स्टॉक्स ज्यादा बेहतर लगते हैं। उम्मीद कंसिडरिंग आप जोमेटो को ट्रैक कर रहे हैं, ये पेटीएम के इवेंट और टिकटिंग बिजनेस के लिए बोली लगाना या फिर बातचीत शुरू करना और 2000 करोड़ की वैल्यूएशन, इफ इट ऑल ये सौदा हो जाता है, पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए? मुझे लगता है इंक्रीमेंटली पॉजिटिव होगा। मुझे लगता है कि जो ब्लिंकिट है वो डार्क हॉर्स रहेगा। अगर देखिए आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3.5% हो गया है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब है आप जितना का ऑर्डर करते हैं कंपनी उसमें कितना बनाती है, सिंपल लैंग्वेज में। ये लगभग 3.5 पहुंच गया है। फूड डिलीवरी का करीबन करीबन 6% से ऊपर है। तो मुझे लगता है ये ब्लिंकिट में पोटेंशियल है 3 3.5% से 4.5-5% जाने का। अगर ऐसा होता है तो जो उन्होंने गाइडेंस दिया है एबिट का वो और फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है। मैंने एक पीछे ट्वीट भी किया था जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था, 30 लाख ऑर्डर एक दिन में आए थे। तो बहुत सारा डेटा है उनके पास, अपना राइडर नेटवर्क है 12,000 से ऊपर का, तो बहुत बिजनेसेस में पिवट कर सकते हैं। इनफैक्ट ब्लिंकिट को लेके बाजार डिसअपॉइंटेड था जब उन्होंने एक्विजिशन किया था आज से कुछ साल पहले। आज वही ग्रोथ इंजन है। तो इतना डेटा और एनालिटिक्स है कि बहुत कुछ पिवट हो सकता है। तो मुझे अभी नहीं पता, अभी थोड़ा सोच में नहीं आ रहा है कितना टिकटिंग बिजनेस कंट्रीब्यूट करेगा, शायद शायद मार्जिनली करेगा, बट पोटेंशियल है कंपनी में प्लेटफॉर्म बिजनेस और बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने का। ओके, जोमेटो पे आपका टेक। अच्छा, मैं पॉसिबली लास्ट प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे गुरमीत जी। मैं शुक्रवार को भी रीड कर रहा था और अभी भी सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स डे हाई पर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल हेल्थ को देख लीजिए आप, फोर्टिस हेल्थ को देख लीजिए, मैक्स को देखिए। आज अपोलो भी पार्टिसिपेट करता हुआ, थोड़ा लेट कर रहा है बट स्टिल कर रहा है। डायग्नोस्टिक में और होटल्स में ये हॉस्पिटल स्टॉक्स में कुछ ऐड किया आपने? तो मुझे लगता है कि जब वो कोर्ट का एक रूलिंग आया था और ये प्रेशर आया था कि शायद प्राइसेस कैप होंगे, वो थोड़ा सा ओवरहैंग है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल फेयर्स, दो डिमांड जो पॉलिटिकली उठ रही है, वो एक स्कूल की फीस की कैपिंग की है और एक हेल्थ केयर की फीस को है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है ओवरहैंग है। और आप कोई भी हॉस्पिटल स्टॉक को देखेंगे वो 40-50 टाइम्स EBITDA पे है, चाहे वो अपोलो है, चाहे वो फोर्टिस है। इनफैक्ट जो एक चाइल्ड पीडियाट्रिक में है कंपनी है रेनबो, वो भी अब महंगा हो गया है। एक स्टॉक जो अभी भी रीजनेबली वैल्यूड मुझे लगता है वो नारायण हृदयालय है और वो मिड सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। वो टियर 2 टाउन्स पे ज्यादा है, उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी है। तो जैसे लखनऊ है जो टियर 2 कैपिटल है वहां पे फोकस ज्यादा कर रहा है। वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है। टर्न अराउंड टाइम जो हॉस्पिटल का है काफी अच्छा है और मेडिकल टूरिज्म का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है क्योंकि कार्डियक में ज्यादा स्पेशलाइज करता है। तो हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही स्टॉक है हॉस्पिटल, वो नारायण हृदयालय है। मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा ये प्राइसिंग को देख के, और वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं देता है अभी। कुछ पॉकेट्स में ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है वैल्यूएशन को लेके। कुछ उसमें डिफेंस है, कुछ कुछ PSUs हैं, कुछ रेलवे स्टॉक्स हैं और एक शायद उसमें से हॉस्पिटल भी है। डिफेंस में आपने नया क्या खरीदा है गुरमीत? क्योंकि वो इलेक्शन डे वर्डिक्ट पर जो करेक्शन आया उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक्स फिर से काफी तगड़ी तेजी दिखा चुके हैं। तो उस टाइम पर आपने कुछ नया खरीदा था या फिर किसी और पे डबल डाउन किया?
जो लिया था उन्हीं में थोड़ा ऐड किया था हर्षिता जी। मैं उस दिन बम्बई में ही था। हम्म। 1:30 बजे तक तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद थोड़ा ऐसा लगा कि थोड़ा पोजीशन लेनी चाहिए, तो हमने ज़ेंटेक ऐड किया, क्योंकि 2-3 दिन लगातार लोअर सर्किट लगा था, 900 के नीचे आ गया था, आज लगभग ऑलमोस्ट 1200 के आसपास पहुँच गया हम्म। है। एचएएल 4000 पे थोड़ा-सा ऐड किया था पोर्टफोलियो में हमने। और सोलार इंडस्ट्री मैं 2016 से होल्ड कर रहा हूँ। हमारे लिए ऑलमोस्ट 14-15 बैगर रहा है। हम्म। वो भी के स्तर से नीचे आया था, लगभग आई थिंक 8,500 साढ़े 8,000 आया था, तो उसमें थोड़ा-सा बड़ा, बट वो पोर्टफोलियो का ऑलरेडी काफ़ी डोमिनेंट पार्ट है, ऑलरेडी 6-7% है पोर्टफोलियो का, तो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया था वहाँ पे। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जो हम लेकर हैं, और हम थोड़ा-सा लेवल 2 जाके और इसमें देख रहे हैं कि अगर कुछ और हमें एंटी ड्रोन सिस्टम्स या और कंपनीज़ मिलती हैं हम्म। तो और ऐड करेंगे, बट फिलहाल ये 3 स्टॉक्स हैं। गुरमीत, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए आज। इस बीच